अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, अफ़गानिस्तान पर तालिबान का कब्ज़ा हो चुका है। पूरी दुनिया इस बात को लेकर फ़िक्रमंद है और तशवीश में है कि अब तालिबान अफ़गानिस्तान पर हुकूमत कैसे करेंगे, वो वहाँ पे रूल कैसे करेंगे। चलिए आज हम आपकी इस उलझन को दूर करते हैं और वो सारे पॉइंट्स जो तालिबान हुकूमत ने जिनका ऐलान किया है, जिनकी बुनियाद पर वो अफ़गानिस्तान पे हुकूमत करने वाले हैं, एक एक पॉइंट को आज हम हाईलाइट करेंगे और इस पूरे केस को टेक्निकल एनालिसिस करके आपके इस बर्डन को और आपके इस डाउट को हम क्लियर कर देते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। मेरे सामने पंजाब केसरी कल 18 अगस्त 2021 को उन्होंने एक इमेज की शक्ल में एक एक पॉइंट्स को लिखा है। मैं उसको साथ में जोड़ दूंगा ताकि आप लोग भी उसको पढ़ भी सको। पंजाब केसरी के हवाले से हम आपको ये ख़बर बता रहे हैं। पंजाब केसरी ने लिखा है, अफ़गानिस्तान पर कब्ज़े के बाद तालिबान का दुनिया से वादा। अब तालिबान हुकूमत ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सारे पॉइंट्स का ऐलान किया है। ज़बीहुल्लाह मुजाहिद जो तालिबान गवर्नमेंट के प्रवक्ता है, उनके नुमाइंदे हैं, उन्होंने इन तमाम पॉइंट्स का ऐलान किया है। तो पंजाब केसरी लिखता है, इस्लामी कानून के तहत महिलाओं के अधिकारों का सम्मान करने का वादा। इस्लामी कानून में रहकर औरतों को पूरा फ्रीडम और आज़ादी रहेगी। इस्लामी कानून औरतों के लिए क्या है? तो औरतों के लिए इस्लामी कानून है पर्दे की पाबंदी। यानी औरतें अगर पर्दे में होती है तो पर्दे की हालत में रहकर वो औरत सब काम कर सकती है। वो कॉलेज जा सकती है, वो बच्चों को पढ़ा सकती है, वो टीचिंग कर सकती है, वो अगर किसी हॉस्पिटल की डॉक्टर है तो वहाँ जा सकती है, वो अगर किसी हॉस्पिटल की नर्स है तो वो अपना नर्सिंग का काम कंप्लीट कर सकती है, वो मेडिकल स्टोर चला रही है, वो दुकान चला रही है, वो ड्राइविंग कर रही है, वो खेत में काम कर रही है, वो जो काम करना चाहे, कंप्यूटर इंजीनियर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, डेवलपिंग कर रही है, टेस्टिंग कर रही है, वो जो करना चाहे वो कर सकती है। तालिबान हुकूमत की तरफ से उसको उसका पूरा फ्रीडम, आज़ादी रहेंगी। शर्त यह है इस्लामी कानून के तहत, इस्लामी कानून ये है कि वो औरत पर्दे में रहे। पर्दे में अगर रहेंगी और पर्दे में रहकर सब करना चाहेंगी, उसको पूरा फ्रीडम होगा। यानी तालिबान हुकूमत इस बात की बिल्कुल इजाज़त नहीं देंगी कि वो मिनी स्कर्ट पहने या फिर वो जो है इस तरीके के कपड़े पहने जिसकी वजह से उस औरत की जान को खुद धोखा हो जाए और फिर कहीं ऐसा ना हो कि उसके साथ में जो है सामूहिक बलात्कार हो जाए या उसके साथ में इज्तिमाई आबरू रेजी का केस हो जाए जिसकी वजह से उसकी जान खतरे में आ जाए। तो इसके लिए सबसे पहले उस औरत के सेफ्टी और सिक्योरिटी का ख्याल रखते हुए उसको ये कहा जाएगा तुझे जो करना है कर, शर्त यह है कि तू पर्दे में होना चाहिए। चलिए दूसरा पॉइंट, अपना विरोध करने वालों को माफ़ी देने तथा सुरक्षित अफगानिस्तान सुनिश्चित करने की घोषणा। अब यह बहुत ही अहम पॉइंट है। उमूमन होता यह है कि जब भी किसी मुल्क के अंदर हुकूमत का तख्ता पलट होता है, गवर्नमेंट चेंज हो जाती है, तो हर आने वाली गवर्नमेंट जो उनके विरोधी होते हैं उनको पकड़ पकड़ के जेलों के अंदर डाल देते हैं। मैं आपको एक मोटा एग्जाम्पल देता हूं। जैसे सद्दाम हुसैन की हुकूमत जैसे ही ख़त्म हुई, इराक़ के अंदर जो सद्दाम हुसैन के समर्थक थे, सद्दाम हुसैन के जो ऑफिसर्स थे, उनको पकड़ पकड़ के जेलों में डाला गया और वो अभी तक जेलों में सड़ रहे हैं। इसी तरह से आप पूरी दुनिया में देखोगे, यहाँ तक कि अगर ऐसी बहुत सारी तंजीमें, जमातें, तहरीकों में भी आपको मिलेगा, बहुत सारे लोग एक ही जमात के साथ में जुड़े हुए होते हैं, सालों तक उसी के प्लेट में खाते हैं, सालों तक उसी के मतबख में खाते हैं, सालों तक अपने बदन पे ऐसी थर के थर चर्बियों के चढ़ा लेते हैं। लेकिन जब किसी मसले में उस जमात के साथ में या उस पक्ष के साथ में या उस पार्टी के साथ में जब मुखालिफत होती है या उसको छोड़ देते हैं, बाद में उसी के ऐसे दुश्मन बन जाते हैं कि फिर एक दूसरे को नंगा करने से भी पीछे नहीं हटते हैं। फिर गालियाँ, फिर अपनी नीच ज़ात बताना, अपनी औकात बताना, और फिर इस तरीके से जो है आजकल हम देखते रहते हैं ना, सोशल मीडिया पे ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे जो पहले किसी पार्टी से जुड़े हुए थे, जैसे ही उसको छोड़ दिए अब उसके लीडरों के खिलाफ कुत्तों की तरह से भौंकना शुरू कर दिए। पहले किसी जमात के अंदर थे, अब उससे अलग हो गए। तो जब ये जो गद्दार होते हैं ये सब भुला देते हैं कि 30 साल 40 साल तक उसी की रिकाबी में, उसी की प्लेट में खा के इनके बदन पे ऐसे चर्बी के थर जम गए हुए हैं। अब उसी के जो लीडर है या उसी के जो रहनुमा है या उसी के जो जिम्मेदार है, उनके खिलाफ पागल कुत्तों की तरह से भौंकना शुरू कर देते हैं। जिन लीडरों की वजह से या जिन जमात की वजह से या जिस मूवमेंट की वजह से
इनको एक मकाम मिला, इनको एक मर्तबा मिला, इन्होंने अपनी एक पोजीशन बनाई। तो तालिबान हुकूमत ने ये ऐलान कर दिया है कि ऐसे जो हमारे विरोधी होंगे उनको डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। भले आपने हमारा विरोध किया हुआ हो, भले आपने अमेरिका की मुखबिरी की हो, भले आपने अमेरिका की जासूसी की हो, हमारी तरफ से आपको पूरी का पूरी आज़ादी रहेंगी। हम आपसे किसी भी किस्म की कोई पूछ-गुछ नहीं करेंगे। आपको पूरा फ्रीडम होगा अफ़गानिस्तान के अंदर रहने का। हम आपके सिक्योरिटी सेफ्टी का ऐलान करते हैं। तीसरा पॉइंट ये लिखा हुआ है, तालिबान किसी भी अंतर्राष्ट्रीय दूतावास या संस्था को नहीं पहुंचाएगा नुकसान। ये भी उन्होंने ऐलान किया कि भाई हमारे देश के अंदर ये जितने भी एम्बेसीज़ है, जितनी भी कॉन्सुलेट है बाहर देशों की, तो उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं यहीं पे रहो, ये मुल्क छोड़ के तुम क्यों जा रहे हो, तुमको जाने की ज़रूरत नहीं है, हम आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, हम किसी के दुश्मन नहीं। यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि अमेरिका के भी हम जो दूतावास है उसको ले जाने की ज़रूरत नहीं है, हम उसको भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन फिर भी यूरोप के बहुत सारे मुल्क है, जैसे जर्मनी है, फ्रांस है, इंग्लैंड वगैरह ने अपने जो दूतावास, अपने जो एम्बेसीज़ है उसको वहाँ पे अभी फ़िलहाल बंद कर दिया है। रशिया, चाइना और कुछ और मुल्क ऐसे हैं जो अभी भी वहाँ पे काम कर रहे हैं। इसी तरह से उन्होंने कहा है, तालिबान के प्रवक्ता ने कहा सरकार में शामिल होने के लिए महिलाओं को करेंगे प्रोत्साहित। ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने वाला है, इसलिए कि ऐसे ही पॉइंट्स को लेकर मीडिया में तालिबान के ख़िलाफ़ में बहुत सारे लोग जहर उगल रहे हैं कि वो महिलाओं के दुश्मन हैं। और तालिबान ने तो यहाँ पे ये कहा है कि हम महिलाओं को भी हुकूमत में शामिल करेंगे, यानी वो महिलाएं जिनके अंदर वो लियाकत होंगी, काबिलियत होंगी, गट्स होंगे, उनके अंदर वो सलाहियत होंगी कि वो किसी मिनिस्ट्री को संभाल सके या किसी डिपार्टमेंट को संभाल सके, तो बिल्कुल वैसी महिलाओं को वो डिपार्टमेंट दिया जाएगा और उनको वो जो मिनिस्ट्री है वो दी जाएगी। महिलाओं को इस्लामी कानून के तहत अधिकार प्रदान किए जाएंगे। यानी महिलाओं के अधिकार क्या है इस्लामी कानून के हिसाब से? इस्लामी कानून के हिसाब से महिलाओं का अधिकार ये है कि बेटी जब पैदा हो जाए तो उसकी तालीम करे, तरबियत करे, परवरिश करे। ये नहीं है कि बेटी को पैदा होने से पहले ही उसका अबॉर्शन कराया जा रहा है, उसकी माँ के जो है 10-10, 15-15 जो है हमल गिराए जा रहे हैं, जैसे बहुत सारे देशों में होता है। आप पढ़ते भी होंगे खबरों में, जहाँ पे लोगों को जब लड़का चाहिए तो उसकी चाहत के अंदर जब वो सोनोग्राफी में चेक करते हैं कि ये लड़की है तो हमल पे हमल गिराए जाते हैं, हमल पे हमल, प्रेगनेंसी पे प्रेगनेंसी गिराई जाती है। ऐसा मैंने एक न्यूज़ चैनल के अंदर देखा था। वो आमिर खान का एक प्रोग्राम आता था सत्यमेव जयते बोल के दूरदर्शन के ऊपर, उसके अंदर मैंने ये देखा था कि एक औरत के 12 हमल गिराए गए सिर्फ इस वजह से क्योंकि उनको वंश चलाने के लिए लड़का चाहिए था। तो बेचारी को जब भी प्रेगनेंसी में लड़की पता चलती थी उसका हमल गिरा दिया जाता था। तो तालिबान ने कहा है भाई हम ऐसा नहीं करेंगे, बल्कि महिलाओं को इस्लामी कानून के तहत अधिकार प्रदान करेंगे। अब अधिकार क्या है कि बेटी पैदा हो रही है तो होने दो, ये उसका अधिकार है, ये उसका हक है कि उसको पैदा होने दो, और पैदा होने के बाद में वो बेटी की तालीम है, तरबियत है, शादी करके देना उसके बाप की जिम्मेदारी है। और जो उसका महर है, महर जिस लड़के से शादी हो रही है उस लड़के की जिम्मेदारी है वो उसको महर दे, ये उसका इस्लामी हक है, वो हक उसको दिया जाएगा। और महर देने के बाद में अब वो जो लड़की है, कल को उसका बाप मर जाता है तो बाप की प्रॉपर्टीज़ में से इस्लामी कानून के हिसाब से उसका जो हिस्सा बनता है वो बराबर उस लड़की को दिया जाएगा। यानी महिलाओं को शरीयत ने जो अधिकार दिए हैं, बाप मर जाता है तो उसकी प्रॉपर्टी में से बेटी को हिस्सा मिलेगा, भाई मर जाता है तो बहन को उसकी प्रॉपर्टी में से हिस्सा मिलेगा, बेटा मर जाता है तो माँ को उसकी प्रॉपर्टी में से हिस्सा मिलेगा, और शोहर मर जाता है, हस्बैंड मर जाता है तो उसकी प्रॉपर्टी में से वाइफ को हिस्सा मिलेगा। यानी एक औरत को इस्लामी कानून ने 4 तरफ से अधिकार दिया है। तो तालिबान गवर्नमेंट ने यही कहा है महिलाओं को इस्लामी कानून के तहत अधिकार प्रदान किए जाएंगे। फिर उसके बाद में मान लो कोई औरत बेवा हो जाती है, विडो हो जाती है, विधवा हो जाती है, तो ऐसी औरत को भी इस्लामी कानून के तहत में जो बैतुल माल होता है उससे वजीफ़ा दिया जाता है, ताकि ऐसी औरतों को चकलों में जाके बैठने की ज़रूरत ना पड़े, धंधा करने वाली प्रोस्टिट्यूट बनने की ज़रूरत ना पड़े, कॉल गर्ल बनने की ज़रूरत ना पड़े, या रोड रास्तों पे भीख मांगने की ज़रूरत ना पड़े। बल्कि ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है कि ऐसी औरतें जो बिल्कुल बेसहारा है, निराधार है, जिनका कोई आधार नहीं है, उनको हर महीने पेंशन दी जाए।
तो ये उन्होंने ऐलान किया है कि जो भी इस्लामी कानून के तहत में महर उनका हक़ है, मीरास में हिस्सेदारी उनका हक़ है और बहुत सारे हुकूक है उनके, वो सारे हुकूक उनको दिए जाएंगे। अफ़गानिस्तान किसी दूसरे देश को अपनी ज़मीन के इस्तेमाल की अनुमति नहीं देगा। देखो ये पॉइंट ऐसा है जिसकी वजह से चाइना ने अफ़गानिस्तान से हाथ मिला दिया, रशिया ने हाथ मिला लिया, पाकिस्तान ईरान ने हाथ मिलाया, कतर ने हाथ मिलाया और बहुत सारे दुनिया के देशों ने हाथ मिला लिए, क्योंकि ये जो पॉइंट है उन्होंने साफ तौर पे कहा है भाई हमारा मुल्क है, हम हुकूमत करेंगे। जैसे बहुत सारे देशों में ऐसा ही होता है, कभी वहाँ पे अमेरिका आके डेरा डाल रहा है, जैसे अभी साउथ कोरिया है, पूरे साउथ कोरिया के पूरे यानी जितने भी वहाँ के एयरपोर्ट्स है, जितनी भी आर्मी वगैरह सब कुछ सब अमेरिका के कब्ज़े में है, क्योंकि पड़ोस में नॉर्थ कोरिया है और नॉर्थ कोरिया जो है वो पूरा का पूरा चाइना और रशिया के अंडर में है। यानी दो मुल्क होते हुए भी वो अपने कंट्रोल में नहीं है, बल्कि वो दूसरों को उन्होंने अपनी ज़मीनें, अपनी हर चीज़ इस्तेमाल करने के लिए दे दी हुई है और उन दोनों के नाम पे अमेरिका और चाइना की जंग चल रही है। साउथ कोरिया मतलब साउथ कोरिया नहीं है, वो अमेरिका है, और नॉर्थ कोरिया नहीं है, वो रशिया और चाइना है। नाम दोनों के है, लड़ाई किसी और मुल्क की चल रही है उनके नाम पर। तो ऐसे ही अफ़गानिस्तान ने ये कहा है कि यही होता है कि जैसे अभी तक हमारे देश में होता आ रहा है पिछले 50 सालों से, कभी रशिया लड़ रहा है, कभी अमेरिका लड़ रहा है, और हमको तो, हमारे देश के लोगों को तो अभी तक सुकून से कुछ करने का मौका ही नहीं मिला है। तो हमारा पहला ऐलान ये है, पहले हम ये सबको भगाएंगे यहाँ से। हमको कोई नहीं चाहिए कि किसी की आर्मी के लिए हमारे यहाँ पे कोई जगह नहीं रहेगी। हमारा देश है, हम बिज़नेस के लिए सबको जगह देंगे, इंडस्ट्री बनाने के लिए सबको जगह देंगे, यहाँ पे कारोबार बिज़नेस के लिए सबको जगह देंगे, उसमें हम किसी को मना नहीं करेंगे, लेकिन जंग लड़ने के लिए हम हमारे ज़मीन का इस्तेमाल करने नहीं देंगे। क्योंकि मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, जब अंग्रेज़ों की हुकूमत भारत पे थी और दुनिया के बहुत से देशों पे थी, तब अफ़गानिस्तान पे किसी की हुकूमत नहीं थी और बहुत सौ ने कोशिश की है वहाँ पे कब्ज़ा करने की, लेकिन नहीं कर सके। अच्छा, अफ़गानिस्तान पे क्यों? क्योंकि अफ़गानिस्तान जो है ना, वो एक सर्कल है, वो एक चौराहा है, वो एक ऐसी जगह पर है जहाँ से आप दुनिया के कई हिस्सों में, अरब के लिए भी अफ़गानिस्तान से रास्ता है, और जो सेंट्रल एशिया है उधर भी अफ़गानिस्तान से रास्ता है, चाइना जाने का भी रास्ता अफ़गानिस्तान से है, रशिया जाने का भी रास्ता, यानी आप यूरोप से भी जुड़ रहे हैं, चाइना से भी जुड़ रहे हैं, मिडल जो सेंट्रल एशिया है और अरब है, गल्फ़ कंट्रीज़ है, वो सबके बीच में एक अफ़गानिस्तान ऐसा पॉइंट है बिज़नेस लाइन के हिसाब से। जैसे बहुत सारे हम रोड रास्तों पर देखते हैं ना, कोई सर्कल आता है, कोई चौराहा आता है, कोई चार रास्ता आता है, सेम अफ़गानिस्तान की बनावट वैसी है। तो पिछले 50 सालों से यही हो रहा था। अफ़गानिस्तान की ज़मीन का जो है दूसरे मुल्क इस्तेमाल कर रहे थे। तालिबान ने कहा है कि हम किसी को भी इस्तेमाल के लिए नहीं देंगे, इसीलिए चाइना आगे बढ़ा, उसने कहा चलो ठीक है, हम तुम्हारे साथ ताल्लुकात करते हैं। रशिया आगे बढ़ गया। ये बहुत सारे मुल्कों ने कहा कि भाई अगर तुम्हारे यहाँ किसी बाहर वाले को तुम जगह नहीं देते हैं तो फिर हम लोग भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे, और हम लोग भी जो है अपनी एम्बेसीज़ को यहीं बाकी रहने देंगे। इसीलिए उन्होंने अभी तक अपनी एम्बेसीज़ को बाकी रखा है। उसके बाद आगे उन्होंने लिखा है, तालिबान ने कहा है कि वो अन्य देशों के साथ शांतिपूर्ण संबंध चाहते हैं। अब देखो, इस मामले में तो उन्होंने पूरे देश पे कब्ज़ा होने से पहले ही शुरुआत कर दिए थे। अपना डेलीगेशन चाइना भेजकर चाइना गवर्नमेंट को उन्होंने पूरी तरह से कॉन्फिडेंस में लेकर ये कहा था कि अगर हमारी हुकूमत भी आती है तो आपको डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चाइना के अफ़गानिस्तान में बड़े बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं। 2 लाख मिलियन बैरल जो क्रूड ऑयल है वो एक जगह पे वहाँ पे पाया गया है, जिसका कॉन्ट्रैक्ट पिछली गवर्नमेंट ने चाइना को दिया था। तो तालिबान ने कहा है कि तुम वो काम कंटिन्यू करते रहे, हम जो है आपको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करोगे, आप कंटिन्यू अपना काम करते रहे। इसी तरह से हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट के 27,000 करोड़ रुपयों के प्रोजेक्ट्स वहाँ पे चल रहे हैं, रोडों के, रास्तों के, स्कूल्स के और बहुत सारी चीज़ों के। उन्होंने कहा है कि हमको कुछ लेना देना नहीं है, हम जो है बाहर वालों से किसी से भी ताल्लुकात ख़राब नहीं करना चाहते। जैसे मैंने कल भी एक वीडियो के अंदर बताया हूँ कि उनके जो प्रवक्ता है ज़बीहुल्लाह मुजाहिद, उन्होंने जो है आज तक से बात करते हुए, यानी इंडिया टुडे नेटवर्क से बात करते हुए साफ़ तौर पे ये कहा है कि पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशन क्या है, हमको कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन हम हमारे तौर पे इंडिया से जो है अपने रिलेशन बिल्डअप करेंगे और इंडिया से हम अपने बिज़नेस के रिलेशंस को और आगे बढ़ाएंगे।
तो चूँकि ये जो अभी तालिबान हैं ये किसी से भी दुश्मनी करना नहीं चाहते हैं, ये चाहते हैं कि एक नया अफ़गानिस्तान बनाएं और उसको अच्छी तरह से डेवलप करें। तो इसके लिए उन्होंने साफ लफ्ज़ों से ये कहा है कि तालिबान ने कहा वो अन्य देशों के साथ शांतिपूर्ण संबंध चाहते हैं। तालिबान चाहता है कि निजी मीडिया स्वतंत्र रहे। देखो अब ये भी जो पॉइंट है, अब आप सोचो कि तालिबान ने अभी हुकूमत उनकी बनी भी नहीं है, उससे पहले ही उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद में साफ तौर पे हर एक के सवालों का उन्होंने जवाब दिया। मैं भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था, उसके अंदर किसी ने सवाल किया कि बोले आपके यहाँ पे बोलने की जो आज़ादी है वो रहेंगी? उन्होंने कहा हमारे यहाँ तो रहेंगी, लेकिन फेसबुक ने तो हमारे ऊपर पाबंदी लगा दी है कि हमारे बारे में जब भी कोई बात करता है तो उसके अकाउंट को ब्लॉक कर दिया जाता है, और हमारे बारे में जो है कोई भी अगर कोई चर्चा करता है, हमारे भी बहुत सारे अकाउंट्स को उन्होंने बंद कर दिया हुआ है। तो उन्होंने ये पॉइंट उठाया है कि हमारे पास तो फेसबुक और यूट्यूब से भी ज़्यादा हमने फ्रीडम और आज़ादी दी हुई है, लोगों को बोलने की पूरी आज़ादी है। हमारे देश के जो न्यूज़पेपर्स है वो हमारे ख़िलाफ़ में भी लिख सकते हैं, हमारी पॉलिसीज़ अगर उनको पसंद नहीं आ रही है, हमारी तरफ से उनके ऊपर कोई जबर नहीं रहेगा, कोई पाबंदी नहीं रहेगी। इसी तरह से अफ़गानिस्तान में कोई किसी को किडनैप नहीं कर सकेगा, कोई किसी की जान नहीं ले सकेगा। अभी देखो ये जो पॉइंट है ना, अब मैं आपको इस पॉइंट के ऊपर थोड़ा सा क्लियर करके बता दूं कि जो अफ़गानिस्तान में पिछले 20 सालों से और उसके पहले जो कबायली लड़ाइयाँ चल रही थी, जो मैंने इससे पहले कहा था ना कि ये लोग जो जिहाद के नाम पे लड़ रहे हैं, ये कोई जिहाद विहाद नहीं है। उससे पहले जो वहाँ पे कबायली झगड़े चलते थे, कबायली लड़ाइयाँ, नजीबुल्लाह उनका ग्रुप अलग, अहमद शाह मसूद उनका ग्रुप अलग, अब्दुल रशीद दोस्तम उसका ग्रुप अलग, आपस में ही लड़ रहे हैं वो, और आपस में लड़के उसको नाम दिया गया था, बोले ये मुजाहिदीन है और ये जिहाद है, इसको जिहाद नहीं कहते हैं, ये तुम्हारी आपस की कबायली लड़ाइयाँ थे, कबायली झगड़े थे। उसके बाद जाके फिर तालिबान ने पूरे मुल्क को अपने कब्ज़े में लिया और ऐसा अमन और शांति वहाँ पे आई कि उनका जो दौरे हुकूमत था उस ज़माने में पूरे देश में कहीं पे कोई बम विस्फोट नहीं हुआ, कभी किसी को किडनैप नहीं किया गया। अब ये जो 20 सालों का ज़माना है, ये 20 साल के ज़माने के अंदर मैं बहुत सारे वीडियोस देखते रहता हूँ अफ़गानिस्तान के अंदर जो लोग सफ़र करते हैं, जैसे ड्यो ब्रिंस की एक वीडियो है, इसी तरह से हमारा इंडिया के भी 2-4 नौजवान वहाँ पे जाके आए हैं जिन्होंने हिंदी में पूरे वीडियोस डाले हुए हैं। तो एक रूल ऐसा था वहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से कि जब भी आप वहाँ जाते हैं तो आपको वहाँ की लोकल जो टूरिस्ट कंपनी है उसके साथ में एग्रीमेंट करके जाना ज़रूरी रहता था कि उनकी गाड़ी और उनके 2-3 लोग आपके साथ में रहते थे। यानी टूरिस्टों के लिए भी और वहाँ के लोगों के लिए भी इतना मुश्किल था सफ़र करना, कभी भी किडनैप कर सकते थे, किडनैप होने के बाद वो आपसे पैसे मांग सकते थे। तो ये सारे प्रॉब्लम्स वहाँ पे आए दिन होते रहते थे। इस वजह से तालिबान को जो वहाँ की आर्मी ने जो हथियार डाल दिए और वहाँ के लोगों ने जो हथियार डाल के ये कहा कि भाई हमको तुम्हारी हुकूमत चाहिए, वो इसीलिए क्योंकि लोग भी वहाँ के ये सारी चीज़ों से परेशान हो चुके थे, क्योंकि हुकूमत नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी वहाँ पे। अब इनके हुकूमत में और रूल में आने की वजह से सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि लोगों की जान, लोगों के माल, लोगों की प्रॉपर्टीज़ जो है उसको सेफ्टी रहेगी, उसको सिक्योरिटी रहेंगी। लोग भी ये चाहते हैं कि भाई हमारी जान माल को कम से कम सेफ्टी रहे, क्योंकि आए दिन वहाँ पे किडनैपिंग के वाक़यात होते थे। तो उन्होंने पहला ऐलान यही किया, इस पर हम पाबंदी लगाएंगे और ऐसे जो किडनैपर्स रहेंगे फिर शरइया कानून के हिसाब से जो उनको सज़ा होती है, सीधा सीधा रवानगी के आदाब। अल्लाह हिफाजत फरमाए। चलो आगे लिखा है तालिबान ने वादा किया कि उनके राज में देश की अर्थव्यवस्था और लोगों का जीवन स्तर सुधरेगा। अभी ये पॉइंट तो हमने ऊपर भी आपको हाईलाइट करके बता दिया है कि उनका फोकस ही इस चीज़ के ऊपर है कि पहले पूरे देश में अमन कायम किया जाए और उसके बाद चाइना है, रशिया है, ये सारे मुल्कों के लिए उन्होंने अपने देश के दरवाजे खोल दिए हुए हैं। आप आइए, हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज़ लगाइए, डेवलपमेंट कीजिए, पूरी तरह से इजाज़त रहेंगी। और आगे चलकर जैसे उन्होंने इंडिया से भी कहा है कि हम इंडिया से रिलेशंस बनाना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, तो मैं ये समझता हूँ अगर इंडिया से अफ़गानिस्तान के रिलेशंस और अच्छे बिल्डअप हो जाते हैं तो जो अफ़गान स्टूडेंट्स हर साल इंडिया आते हैं वो डबल टिबल हो जाएंगे, जिससे 2 फ़ायदे हैं कि हमारे यहाँ के जो कॉलेजेस हैं उनको स्टूडेंट्स मिलेंगे और वहाँ के जो नौजवान हैं उनको एजुकेशन मिलेगा। तो देखो ये पंजाब केसरी के अंदर ये सारे पॉइंट्स को उन्होंने लिखा था, मैं साथ में ये भी जोड़ रहा हूँ। तो हम भी अल्लाह ताला से यही दुआ करते हैं कि इतने अच्छे इरादों, इतने अच्छे अज़ाइम के साथ में उन्होंने जो ऐलान किया है, अल्लाह उस पूरे मुल्क के अंदर अमन का, शांति का, पीस का माहौल पैदा फरमाए
और हमारे भारत देश के लिए उस मुल्क से रिलेशंस को जो है वो साजगार बनाएं, ताकि हमारा और उनका प्यार मोहब्बत का, अमन व अमान का रिलेशन रहे, ताल्लुक़ रहे। ये ना हो कि कोई एक आधा दुश्मन दरमियान में आके हमारे और उनके ताल्लुकात ख़राब करने की कोशिश और साजिश करे और उनको हमारे खिलाफ़ इस्तेमाल करने का षड्यंत्र रचे। उससे पहले हम दुआ यही करेंगे कि अल्लाह ताला जो है उस गवर्नमेंट को हमारे देश के लिए भी फ़ायदेमंद बनाएं और हमारे उनके ताल्लुकात को भी जो है पुरअमन बनाएं। इसी के साथ में अब हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। मैं समझता हूँ ये पॉइंट्स हाईलाइट करने में काफ़ी वक्त हो गया। ठीक है, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।